Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Class, today we are going to start lecture number 12 from the chapter Homeostasis, and our today's topic is nephron. लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और ह्यूमंस का जो यूरिनरी सिस्टम है वो पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा पर मुश्तमिल है। लेकिन यूरिन बनाने के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन काम करता है वो है किडनी, और किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन। फंक्शनल काम करने वाले फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन जो है वो आज हमने डिटेल में स्टडी करना है। 10th क्लास में जो है ना वो इनका स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, हम वो भी रिकॉल कर लेते हैं, और अभी फ़िलहाल आपकी बुक में जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, और उसके दो हिस्से होते हैं। हम किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज़ कॉल्ड मेडुला, एंड दिस डिप्रेशन इज़ कॉल्ड हिलस। हिलस वो जगह है जहाँ से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी में एंटर हों और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी से बाहर आएं। रेड में मैंने शो की हैं रेनल आर्टरीज टेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स किडनी, और ग्रीन में मैंने शो की हैं रेनल वेन्स टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्रॉम द किडनी। रेड में हम एरो किडनी की तरफ कर लेते हैं और ग्रीन में हमने एरो अवे फ्रॉम द किडनी शो किया है। तो ये हिलस वो डिप्रेशन है जहाँ से ये आर्टरीज एंटर होती हैं और वेन्स जो हैं वो बाहर होती हैं, और नर्व्स भी यहीं से अटैच होती हैं, और यहीं से जो है ना वो आगे यूरिटर्स जो हैं वो निकलती हैं। ये यूरिटर देखें, अब हमारे पास किडनी के दो हिस्से हैं, एक है कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब किडनी जो है ना वो किससे बनी हुई है? किडनी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स टुगेदर मेक्स अ किडनी, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जी। अब ये मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ना हमने उनको आगे से ना क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन किडनी। हमने नेफ्रॉन्स को नाम दिए हैं, जैसा कि हमारे पास जो हैं वो दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक जो हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। देखिए, आपको नाम से जो है वो पता चल रहा होगा, जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। और दूसरे हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब मेडुला से ये तो पता चल रहा है कि मेडुला में पाए जाने वाले हैं, लेकिन जक्स्टा का मतलब क्या है? जक्स्टा मीन्स जंक्शन। ये ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जो पूरे मेडुला में नहीं हैं, इनका कुछ पोर्शन जो है वो ये देखें, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन है ना, ये देखें, ये मैंने ब्लैक डार्क लाइन से शो किया है। कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी कहलाते हैं। जो कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे पाए जाते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये रेनल पिरामिड्स जो हैं वो ख़त्म करके यहाँ पर नेफ्रॉन्स को शो करते हैं। ताकि हमें कुछ और फर्दर बातें जो है वो समझने में
आसानी हो जाए। देखें, ऐसे नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल हैं। देखें, ये है जी नेफ्रॉन और ये है इसका लूप ऑफ हेनले, ये है इसकी कलेक्टिंग डक्ट, ये है जी ग्लोमेरुलस, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है ग्लोमेरुलस, ये है लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह जो नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टेक्स पे अरेंज होते हैं, उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। देखें, ये सारे नेफ्रॉन्स जो हैं, अभी मैंने इनकी वो डिटेल डायग्राम नहीं बनाई ना, इसलिए मैंने इनको ऐसे सिंपल सा शो कर दिया। सो ये जितने भी नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं, ये कौन से हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। और ये जो दूसरे नेफ्रॉन्स हैं ना, इनका बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है वो जंक्शन पे होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के, और जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पाया जाता है? डीप इनटू मेडुला, एंड दिस इज़ कलेक्टिंग डक्ट। ये जंक्शन पे जो है वो पाया जाता है ग्लोमेरुलस, और लूप ऑफ हेनले पाया जाता है डीप इन द मेडुला। ये देखें, नीचे वाला पोर्शन सारा कहाँ है? इनर मेडुला में गया हुआ है, और ग्लोमेरुलस कहाँ है? जंक्शन पर है। सो क्योंकि ये नेफ्रॉन जंक्शन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं जी? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये थी जी लोकेशन की बेस पर नेफ्रॉन्स की क्लासिफिकेशन। अब जो है ना वो हमने बताना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस है या कुछ और भी डिफरेंसेस हैं? समझने के लिए फर्स्टली हम जनरल नेफ्रॉन का जो है ना वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे ना, आपको याद आता जाएगा कि आपने जो है ये पढ़ा हुआ है। तो देखें, हम स्टार्ट करते हैं जी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देखें, स्टार्ट करते हैं जी बात यहाँ से। रेनल आर्टरीज कौन? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ओ और बी लिख लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसकी तरफ जाती हैं? किडनीज की तरफ। ठीक है, आर्टरीज जो है ना वो थोड़ी मोटी होती हैं, जब वो किडनी के अंदर चली जाती हैं तो वो बारीक हो जाती हैं और उन्हें हम आर्टीरियोल्स कहते हैं। जब वो किडनी के अंदर एंटर हो जाती हैं और वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बनाने तक पहुंच जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स। जब दिल से निकलती है ना आर्टरी तो वो ज़्यादा मोटी होती है। चलिए हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब दिल से आर्टरी निकलती है तो वो बहुत मोटी होती है, उसे हम एओर्टा कहते हैं। फिर ये एओर्टा आगे बारीक बारीक आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाता है। मतलब एओर्टा से तो बारीक ही हैं ये, एओर्टा जितनी मोटी नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं आर्टरीज़। और आर्टरीज़ जब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एंटर हो जाएं तो वो भी आगे डिवाइड हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। Arteries when enter in the organs or tissues then they will divide into arterioles। ताकि जितने छोटे ऑर्गन्स में जाते जाएंगे उतनी छोटी होनी चाहिए ब्लड वेसल्स। छोटा ऑर्गन है तो ब्लड वेसल्स भी छोटी होनी चाहिए, और सबसे छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। इतनी फाइन कैपिलरीज होती हैं कि आप अपने हाथ की फिस्ट बनाएं, ऐसे ज़ोर से बंद करें इसे, और जब आप खोलेंगे देन यू कैन सी द फ्लो ऑफ ब्लड इन योर हैंड। तो देखें ऐसे येलो हो जाता है और एकदम से उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ये इतनी फाइन ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि आपके हर सेल तक ब्लड की सप्लाई को पॉसिबल करती हैं। माइक्रोस्कोपिक हैं, आम आंख से नज़र नहीं आने वाली कैपिलरीज हैं। कहीं पर भी थोड़ी सी पिन भी लग जाए ना तो वहाँ से ब्लड निकल आता है। और आपको पता है कि ब्लड तो हमेशा ब्लड वेसल्स में है हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा ब्लड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को छोड़ के बाहर नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी पिन लगी है वहाँ पे कोई ना कोई कैपिलरी मौजूद है जिसमें से ब्लड जो है वो निकल के बाहर आ गया है। देखें, अब एओर्टा जब डिवाइड हुआ तो आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, देन आर्टीरियोल्स जब आगे बहुत बारीक हो जाएं तो वो कैपिलरीज कहलाती हैं, जिन्हें मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। फिर कैपिलरीज आगे जब दोबारा मिलती हैं, देखें पहले डिवाइड हो गई, अब ये दोबारा जुड़ना शुरू कर देंगी, तो ये क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स। जब वेन्यूल्स आगे जुड़ती हैं तो बनती हैं वेन्स, और जब वेन्स आगे जुड़ती हैं तो बनता है जी वेना
कैवा, और वेना कैवा कहाँ होता है? दिल के पास होता है। देखो अयोर्टा से हम आर्टेरियोल्स की तरफ गए और इसी तरह वेन्यूल से हम वेना कैवा की तरफ गए, मोटे से बारीक की तरफ और बारीक से मोटे की तरफ। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि जैसे जैसे ब्लड वेसल्स बॉडी के छोटे 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 ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स तक पहुंच जाएं, वैसे वैसे वो बहुत फाइन हो जाती हैं, उनकी दीवारें भी बहुत बारीक हो जाती हैं। कैपिलरीज की दीवार ओनली 1 सेल थिक है, 1 सेल थिक, सिर्फ एक सेल की लेयर है जिसने कैपिलरी की वॉल बनाई हुई है, और उसकी वजह से सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं, स्पेसेस हैं जिससे मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी जा सकता है। अब आर्टरीज जो है ना, उनकी इतनी मोटी दीवार होती है, वेन्स की भी इतनी मोटी दीवार होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनकी दीवारों में पोर्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जिससे मटेरियल बॉडी को देना हो तो बॉडी की तरफ चला जाता है, और ब्लड को देना हो तो ब्लड की तरफ आता है। और जाहिर बात है ऐसा होना है, ब्लड अगर आपकी बॉडी को फूड दे रही है तो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिसीव करेगी। लंग्स अगर आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपका ब्लड उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू। तो हम इसका जो है वो फंक्शन भी लिख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू बॉडी सेल्स एंड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू ब्लड। सो ये सारी ट्रांसपोर्ट कैपिलरीज के थ्रू होती है। सो ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्टार्ट होता है जी आर्टीरियोल से, एफरेंट आर्टीरियोल आने वाली, एफरेंट जब आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हुई और वो नेफ्रॉन तक पहुंची, तो नेफ्रॉन तो एक सेल है, नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूलर सेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो जब आर्टरी नेफ्रॉन तक पहुंची तो क्योंकि नेफ्रॉन बहुत छोटा था इसलिए उसको भी क्या होना पड़ा? बहुत बारीक होना पड़ा। और वो बारीक आर्टरी क्या कहलाती है? एफरेंट आर्टीरियोल। इसे हम कहते हैं जी एफरेंट आर्टीरियोल। और ये एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके कैपिलरीज बन जाती हैं। देखें आर्टीरियोल से क्या बनेंगी? कैपिलरीज। बहुत फाइन बलदार नेटवर्क बन जाएगा किसका? कैपिलरीज का। और यही कैपिलरीज जब ग्लोमेरुलस से बाहर निकलेंगी तो ये दोबारा आर्टीरियोल बनाएंगी। इन्हें हम कहेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। जब तक ये ऑक्सीजन को दे नहीं देती किडनीज़ को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर देती किडनीज़ तक, तब तक अभी ये आर्टीरियोल्स ही हैं। आर्टरी कौन? जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। सो देखें एफरेंट आर्टीरियोल आई और डिवाइड हो गई बारीक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में, ताकि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि किडनीज़ का फंक्शन क्या है? वेस्ट मटेरियल निकालना। अब देखें जब यहाँ से ये बाहर निकली तो इफरेंट आर्टीरियोल हो गई। अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको नज़र आ रहा है ये है जी ग्लोमेरुलस, और इसके ऊपर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। सो हम जो है वो ग्लोमेरुलस को लेबल कर लेते हैं, ग्लोमेरुलस दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और उसके बाद हम शो कर लेते हैं जी बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास अब फर्दर आगे स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। बोमेन्स कैप्सूल से निकलते ही एक कॉन्वोल्यूटेड यानी कि बलदार ट्यूब नज़र आएगी जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स पहले आने वाली, पहले आई है इसलिए ये प्रॉक्सिमल है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों है? क्योंकि ये बलदार है जी। सो हम इसे लेबल कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। ये है जी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद ये एक लिम्ब जो है वो नीचे आया है, और इसी से आगे जो है ये आपको ऐसे ऊपर जाता हुआ भी नज़र आएगा। ये देखें जी। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं जी लूप। इधर शो कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं जी लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट के नाम से लूप ऑफ हेनले। सो अब देखें लूप ऑफ हेनले का जो ट्यूब्यूल नीचे की तरफ आ रही है उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग, नीचे आने वाली लिम्ब ऑफ
लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जाएगी उसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो ये लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स जो हैं हमने उनको लेबल कर लिया है। उसके बाद फिर जो है वो एक बलदार स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नेम्ड एज लेबल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्योंकि बाद में आया है, डिस्टेंस पे है, बोमेंस कैप्सूल से डिस्टेंस पे, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं जी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरिन कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट। सो ये जो है ना ये जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। दोबारा से एक बार इसको डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ये कैप्सूल जिसे हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल, ये जो आपको ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल नज़र आ रहे हैं ना, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल। और उसके बाद ये जो आपको बलदार ट्यूब नज़र आ रही है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ से लेके प्रॉक्सिमल से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। सो रेनल कॉर्पसल में हमने क्या बनाया है, ग्लोमेरुलस, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरीज की दीवारें जो हैं वो सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं और आराम से मटेरियल जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर, शुगर्स, मिनरल्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट सब कुछ कहाँ आ जाता है जी, इधर बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। और ये जो फिल्ट्रेशन हुई है यहाँ पर, यानी कि मटेरियल जो है वो प्रेशर की वजह से निकल के बोमेंस कैप्सूल में आया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। यानी कि नेफ्रॉन जो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करता है, साथ साथ जो है वो हम इसके फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, सबसे पहला फंक्शन क्या है जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या हुआ कि जब ब्लड प्रेशर से कैपिलरीज से गुजर रहा था, तो क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें जो हैं वो बहुत बारीक हैं, उनमें से मटेरियल आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वो मटेरियल फिल्ट्रेट की फॉर्म में आगे चला गया है बोमेंस कैप्सूल में। और अब हम इसे कहते हैं जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके अंदर वाटर भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, और मेन चीज़ क्या है जी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया that have to be eliminated from the body, otherwise it may damage your cells, your tissues, your brain cells। तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करता है, इसलिए उसको यूरिया को बॉडी से निकालना कंपलसरी है। और जो बाकी चीज़ें यहाँ आ गई हैं, वाटर, शुगर, सॉल्ट्स, उनमें से भी कुछ वेस्ट हैं लेकिन सारी नहीं। वो तो इस वजह से सारी चीज़ें बाहर निकल आई क्योंकि कैपिलरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो अब आपने अपनी यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जाने देनी, जिसके लिए फिर हमारे पास दूसरा फंक्शन है नेफ्रॉन का, जिसे हम कहते हैं जी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब आप चीज़ें सिलेक्ट कर लें जो आपके काम की हैं, जो प्रेशर की वजह से निकल गई थी, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो भी अभी इधर बताती हूँ कि वो रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है। और उसके बाद जो है ना हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर वापस। तो ये फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से गुजरेगा, फिर ये ट्यूब्यूल से जाएगा, फिर ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, फिर एंड पे कलेक्टिंग डक्ट तक जाते जाते सिर्फ यूरिन जो है वो रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको कहा कि नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द किडनी। ऐसे नेफ्रॉन्स जो किडनी के कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, और ऐसे नेफ्रॉन्स जो किडनी के मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे पाए जाते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। अब बात हमने ये करनी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लोकेशन का तो हो गया ना भाई, ये कॉर्टेक्स पे और ये जंक्शन पे है, लेकिन उसके अलावा इनके इस स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताते हैं, वो क्या है। देखें, अब ये जो आर्टेरियोल्स यहाँ पे निकली हैं ना, एफरेंट गई, कैपिलरीज बनी और इफरेंट होके आ गई,
इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजन हमने नेफ्रॉन को देनी है, नेफ्रॉन को देंगे तो वो काम करेगा ना, जाहिर बात है, सेल है, वो तभी फंक्शन करेगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो आपने ये जो इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे बनाई है, इसको अगेन कैपिलरीज में जो है वो चेंज कर देना है। हम यहाँ से ये रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमने कैपिलरीज शो करनी है। सो ये देखें, ये आर्टेरियोल दोबारा कैपिलरीज बन गई हैं ताकि ये नेफ्रॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें। अगर ये कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इंटरमिंगल करें और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इंटरमिंगल करें तो ये कैपिलरीज सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से में आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह का जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा। वो क्या होगा जी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर आपको ये कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी नज़र आएँ तो फिर ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होगा। अभी कॉर्टिकल को जो है वो फंक्शनल भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फंक्शन भी इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। और वो क्या है देखें, कैपिलरीज जो हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इंटरमिंगल हुई हैं, यानी कि वो सराउंडेड हैं, उन्होंने ट्यूब्यूल को कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो सप्लाई कर रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ मैंने अभी बात की कि जब ब्लड आपकी बॉडी को कुछ देगा तो फिर आपकी बॉडी भी इन रिटर्न उसको देगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ब्लड कैपिलरीज ने आपके नेफ्रॉन्स को क्या दिया है? ऑक्सीजन। और आपके नेफ्रॉन्स ने इनको वापस क्या देना है? वही जो इसने यहाँ से प्रेशर की वजह से ले लिया है। वो आपका यूज़फुल वाटर, आपके यूज़फुल सॉल्ट्स, आपके यूज़फुल मिनरल्स, वो आपकी यूज़फुल शुगर्स जो है ना, वो आपने इस ब्लड को रिटर्न करनी है ताकि वो उसको बॉडी को वापस दे सके। तो देखें, जब आपके पास ये कैपिलरीज प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर से गुजरती है ना, तो सॉल्ट्स और कुछ क्वांटिटी शुगर्स की और कुछ क्वांटिटी, बहुत माइनर सी क्वांटिटी वाटर की रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाती है जी? ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। और ब्लड जो है वो आपके नेफ्रॉन को क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। तो नेफ्रॉन्स को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गई काम करने के लिए। और इन रिटर्न नेफ्रॉन ने क्या किया कि वो जो यूज़फुल चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर से गुजर रही थी वो सारी रीएब्जॉर्ब करके वापस किसको दे दी? आपकी कैपिलरीज को। अब कैपिलरीज आपकी बॉडी की तरफ जाएंगी और आराम से क्या करेंगी? उस फूड को बॉडी को रिटर्न कर देंगी ताकि वो उसको यूज़ कर सके। अब देखें, ये था कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मैंने बात की है कि थोड़ा सा पानी बस रीअब्जॉर्ब हुआ है यहाँ से, थोड़ा सा बस मैंने ये देखें ऐसे कहा, माइनर सा वाटर, ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्ट्स की, शुगर्स की, मिनरल्स की है जो कि बॉडी में वापस गए हैं, पानी क्यों ज़्यादा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी इनफ है, आपको वाटर वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पानी इतना पिया हुआ है कि आप डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक केस ये है। या दूसरा केस ये है कि सर्दी का मौसम है, आपकी बॉडी को पानी कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसने पसीना प्रोड्यूस नहीं करना, दैट्स वाई पानी जो है वो निकलने दे रहे हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्प्शन करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वैसे तो फंक्शनल हर टाइम होते हैं, लेकिन ये पानी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं करते, ये पानी को आगे जाने देते हैं। तो फिर उस सिचुएशन का क्या करें जब बहुत सख्त गर्मी है और आपने कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है ताकि आप पानी जो है वो स्वेटिंग में इस्तेमाल कर सकें, आप पानी जो है वो पसीना प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकें, क्योंकि स्वेटिंग होगी, इवेपोरेशन होगी तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आप ज़िंदा रह सकेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तो ये नहीं कर रहे भाई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे। तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की तरफ जाएंगे, जिनके पास ये ब्लड कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर भी हैं, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी इंटरमिंगल हुई हैं, और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी बलदार फॉर्म में मौजूद हैं। अब आप देखें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है जी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से,
और सोडियम आइंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है जी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। आपको पता है पानी हमेशा सॉल्ट्स को फॉलो करता है, पानी हमेशा वहाँ जाता है जहाँ सॉल्ट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया कि आप सब्जियों को, जैसे प्याज को, मूली को, करेले को नमक लगा के रखें तो वो पानी छोड़ देते हैं, पानी निकल आता है बाहर। देखें बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पहले सोडियम आइंस बाहर आ जाते हैं और फिर पानी जो है ना वो उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। रीएब्जॉर्प्शन वाटर की कहाँ पर होती है? लूप ऑफ हेनले में। ये जो भी मैंने बात की है ना सोडियम आइंस और वाटर वाली, ये इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 13 में एक्सप्लेन करेंगे इसको, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ये टॉपिक है। सो अभी आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, अभी आप सिर्फ ये समझें कि सोडियम आइंस असेंडिंग लिम्ब से रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो फिर सोडियम आइंस के पीछे पीछे पानी भी क्या करता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर आ जाता है और फिर उस पानी और सोडियम आइंस की अगर ज़रूरत है तो उसको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड को वापस दे दिया जाता है। किस सूरत में? जब गर्मी है। किस सूरत में? जब आपने पसीना ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, स्वेटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके वाटर को बॉडी से जाने दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के पास कैपिलरीज सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर इंटरमिंगल होती हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में कैपिलरीज जो हैं वो डाउन टू द लूप ऑफ हेनले भी मौजूद हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब करें और यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस हो। तो नेफ्रॉन की टाइप्स जो हैं वो उनकी लोकेशन की बेस पर भी हैं, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उसके साथ साथ उनका फंक्शन भी डिफरेंट है, जिसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर लिया है। और इसी एक्सप्लेनेशन में जनरल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन हो गया है। देखें फंक्शंस भी साथ ही एक्सप्लेन हो गए हैं। पहला फंक्शन प्रेशर फिल्ट्रेशन का, कि मटेरियल फिल्ट्रेट की फॉर्म में प्रेशर की वजह से आया है बोमेंस कैप्सूल में। फिर उसमें हमारी यूज़फुल चीज़ें चली गई थी, इसलिए हमें क्या करनी पड़ी? रीएब्जॉर्प्शन करनी पड़ी। अगर सिर्फ शुगर सोर्स और थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करना है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा यूज़ होंगे, और अगर आपने पानी की रीएब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा करनी है तो फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स भी उतना ही काम करेंगे जितना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं। सो सर्दियों में जो है ना वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करते हैं, और गर्मियों में जो है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ज़्यादा फंक्शनल है क्योंकि हमने पानी अपनी बॉडी में कंजर्व करके रखना है। तीसरा फंक्शन जो है वो मैं बताने लगी हूँ, दैट इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। देखें जब भी इस तरह का कोई काम हो रहा हो ना कि यूरिया यहाँ से गुजर के जा रहा है, यूरिया के साथ शुगर्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, वाटर भी हैं, जब तक तो वाटर है यूरिया के साथ तब तक तो यूरिया डैमेज नहीं करेगा, लेकिन जब हम वाटर रीएब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देंगे तो फिर इस ट्यूब्यूल के अंदर यूरिया कंसनट्रेटेड होता चला जाएगा और वो इस नेफ्रॉन की दीवारों को डैमेज कर सकता है और वो करेगा भी। तो फिर ये जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं ना वो अपने अंदर से सिक्रीशन करती हैं ताकि उस यूरिया की पीएच को, हाइड्रोजन आइंस को, एसिडिटी को क्या किया जा सके? न्यूट्रलाइज किया जा सके, और नेफ्रॉन की वॉल्स, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स की दीवारें जो हैं वो डैमेज ना हो। फिर जो है वो यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा किया जाता है, फिर उसको पेपिलरी डक्ट में भेजा जाता है, फिर वो यूरिन पेल्विस में चला जाता है और पेल्विस से जो है वो किडनी से बाहर चला जाता है यूरिटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन द यूरिन मूव्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। सो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बुक से जो है वो देख लें आपने क्या क्या लर्न करना है। आपने इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये है जी यूरिनरी सिस्टम से नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 12 पे, जो कि है नेफ्रॉन। इसमें स्टार्ट ही उन्होंने कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से किया है। फिर उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, जो कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल, जो मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे पाए जाते हैं वो जक्स्टामेडुलरी। फिर ये है जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सारा। फिर उसके बाद जो है वो कैपिलरीज हैं जो कि उन्होंने बताई हैं
कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का डिफरेंस, फिर उसके बाद उन्होंने उसका फंक्शंस बताए, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और